हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था नेरेंस समीकरण के उपयोग। और नेरेंस समीकरण के उपयोग से एक आंकिक प्रश्न हल करते हैं और ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे प्रश्न दिया है, एक सेल के विद्युत वाहक बल EMF की गणना कीजिए जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है। और अभिक्रिया दी हुई है निकल सॉलिड प्लस 2 Ag+1 और सिल्वर आयन की सांद्रता हमें दी हुई है मोल के रूप में, मोलरता के रूप में 0.002 मोलर, और ये क्रियाकारक की मोलरता है आयन के रूप में। और इधर उत्पाद में Na+2 निकल, और निकल जो एक्वेटिक रूप में है उसकी मोलरता हमें दी है 0.160 मोलर, और फिर 2 Ag, और ये सॉलिड के रूप में दिए, ठोस रूप में दिए हैं। तो ये अभिक्रिया दी है, इसमें ये दोनों क्रियाकारक हैं, ये दोनों उत्पाद हैं। इसमें से ये सॉलिड है और इधर उत्पाद में Ag वाला ये सॉलिड है। तो सॉलिड की जो सांद्रता है वो तो इकाई हो जाएगी। तो फिर देखिए हमें इसको हल करते समय और क्या प्रोसेस अपनानी है। और E0 सेल यानी मानक सेल विभव हमें दिया गया है 1.05 वोल्ट, वो वैल्यू हमें दे रखी है। तो इसमें हमें नेरेंस समीकरण का यूज करेंगे। तो नेरेंस समीकरण इस प्रकार हमें याद रखनी है, यूं होती है कि E सेल यानी कहने का अर्थ सेल विभव, फिर इधर होता है मानक सेल विभव, ठीक है ना, ये सेल विभव, तो ये मानक सेल विभव, और माइनस 0.059 इतना भी लिखते हैं और एक है वो भी लगा लेते हैं, ठीक है ना, और बटे में यहां n लगा देते हैं और यहां हम log कर देते हैं और log। और यहां क्या होता है, पहले याद रखना, ऊपर उत्पाद की सांद्रता आती है, जो समीकरण में उत्पाद देखिए कौन है, और फिर नीचे क्रियाकारक की सांद्रता आती है। तो हमारी समीकरण में इसमें उत्पाद Na+2 है और Ag 2Ag भी है, लेकिन 2Ag तो सॉलिड है। तो सॉलिड तो हमने पढ़ा है कि जो ठोस होते हैं उत्पाद और ठोस जो क्रियाकारक होते हैं उनकी सांद्रता तो इकाई होती है। तो यहां इसकी सांद्रता इकाई हो जाएगी, तो वो हमें लेनी नहीं है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ जो घोल में आयन के रूप में उसकी सांद्रता लेनी है। तो यहां log के रूप में मैं इसके आगे वैल्यू लिखूंगा, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 0.160, ठीक है ना, इस प्रकार से, और बटे में, और ये क्रियाकारक की सांद्रता देखिए 0.002, तो 0.002। और याद रखना यहां Ag की सांद्रता लिखी है, लेकिन Ag के आगे 2 दिया है। तो जब याद रखना एक्वेटिक आयन के आगे कोई मोल हो तो वो सांद्रता पद घात के रूप में चला जाता है। तो यहां इस प्रकार से U 2 लग जाएगा, और 2 लगने का अर्थ है कि मैं इसको 2 बार लिख दूंगा। तो इसको मैं 2 बार यहीं इस प्रकार से U लिख देता हूं 0.002, और ये इस प्रकार से U लिखा गया, ठीक है। और इसी समीकरण में यहां N, याद रखना N वे क्रियाकारक जो उत्पादों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्रियाकारक यहां पर 2 है, तो यहां याद रखना हम 2 लगा देंगे। तो अब ये इस वैल्यू से हमने ये पुट कर दी इस समीकरण में, और हम निकाल लेंगे। याद रखना E सेल यानी पूछा है इसने कि विद्युत वाहक बल EMF जिसे E सेल बोलते हैं वो ज्ञात करना है, गणना करनी है। E0 सेल की वैल्यू हमें दी गई है, ये वाली रही, तो वो यहां लगा देंगे 1.05 माइनस, और ये वैल्यू 0.0591 बटे में 2 लगा देंगे। और याद रखना पहले log के आगे वाली ये जो पोर्शन है इसे हल कर लेता हूं। याद रखना जैसे ये देखिए, ये 2 और 2 तो 0.002। तो बताइए एक मिनट कि ऊपर वाली वैल्यू है उसको तो मैं सेम लिख देता हूं, और नीचे वाली जो वैल्यू है क्या मैं उसको 4 गुणा 2 दूनी 4 गुणा और 10 की पावर, और 2 2 4 ये, और पॉइंटों के बाद ध्यान देना 10 की पावर -6 लिख सकता हूं। नीचे वाली जो वैल्यू है कि 0.002, फिर 0.002, इसको मैं 4 गुणा 10 की पावर -6 लिख सकता हूं। और इसको अगर आगे और हल करूं
तो 1 मिनट आगे और हल करते हैं तो इसको लिख देंगे। तो ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0591 बटे 2। और याद रखना इसको जब हम हल करके लाएंगे तो 4 चौक 16, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4। जब इसको हल करके लाओगे आप तो लोग 4 इंटू 10 की पावर 4 बन जाएगा। तो ये 10 की घात 4 है, ये तो यहाँ लोग के आगे यहाँ आ जाएगी। तो फिर नेक्स्ट हम इसे यूं लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0591 और बटे में 2, और ये आ जाएगा आपके 4 का तो वो हो जाएगा 4, और ये 10 चौक 40 ये बन जाएंगे। तो लोग 40 की वैल्यू यानी 4 तो यहां पर वो बच जाता है, वो आ जाएगा 4 लोग, और लोग 40 बन जाएगा। तो 40 की वैल्यू होती है 0.6020 लोग 40 की वैल्यू होती है। तो यहां टोटल 4 और 0.6020 को जोड़ोगे तो वो बन जाएगा आपके 4.6020। अब इस 2 से इसको काट देते हैं, तो 2 से काटूं तो ये 2 और यहां 30 और यहां 10, इस प्रकार से ये कट जाएगा। और जब आप इसको हल करके लिखोगे तो ई सेल इजिकल टू और आपके ये बन जाएगा, घटाओगे इसको गुणा कर करके तो ये आ जाएगा 0.91 वोल्ट। तो ई सेल इजिकल टू आ जाएगा 0.91 वोल्ट। इस प्रकार के आंतरिक प्रश्न नैरंस्ट समीकरण पर पूछे जाते हैं जिनमें धारा का प्रवाह बिना कोई, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह और बिना कोई रासायनिक परिवर्तन की होता है। धारा का प्रवाह बिना कोई रासायनिक परिवर्तन की होता है, बिना कोई रासायनिक परिवर्तन की होता है। तो बिना कोई रासायनिक परिवर्तन के धारा का प्रवाह जिन पदार्थों में से होता है तो उन्हें याद रखना धात्विक चालक कहा जाता है। वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह बिना कोई रासायनिक परिवर्तन की होता है तो उन्हें धात्विक चालक कहा जाता है। और धात्विक चालकों के उदाहरण की बात करें तो समस्त धातुएं, जितनी धातुएं हैं वो धातुएं सारी की सारी और धात्विक चालक कहलाती हैं। और याद रखना धात्विक चालकों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत दिशा में ये धातुएं धारा का प्रवाह करती हैं। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकता। तो आपको ध्यान में रखना है वे विद्युत अपघट्य विलयन जो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, वे विद्युत अपघट्य विलयन जो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। वे विद्युत अपघट्य विलयन जो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। और विलयनों के इस गुण को विद्युत अपघटनी चालकता कहा जाता है। और आपको याद रखना है कि विद्युत अपघटनी जो विलयन है वे ओम के नियम का पालन करते हैं। यहां ओम का नियम E इजिकल टू IR होता है क्योंकि ये विद्युत अपघटनी विलयनों पर लागू होता है, जबकि आपने जो ओम का नियम पढ़ा है जो कि चालकों पर लागू होता है वो चालकों पर लागू होता है वो V इजिकल टू IR होता है। जो ठोस चालकों पर लागू होता है वो ओम का नियम का व्यंजक V इजिकल टू IR होता है, और जो विद्युत अपघटनी जो सॉल्यूशन है विलयन है उन पर लागू होता है वो व्यंजक E इजिकल टू IR होता है। और इस ओम के नियम को हम अगर पढ़ें, इसकी परिभाषा देखें, ओम के नियम की हम परिभाषा देखें तो याद रखना विद्युत अपघटनी विलयन यानी ओम का नियम। तो और ओम के नियम में हम परिभाषा देखें तो विद्युत अपघटनी विलयनों में किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, विद्युत अपघटनी विलयनों में किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा I, किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा I, उस विलयन पर प्रयुक्त की जाने वाली वोल्टता E, उस विलयन पर
प्रयुक्त की जाने वाली वोल्टता E तथा चालक द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले प्रतिरोध R, चालक द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले प्रतिरोध R के अनुपात के बराबर होती है। तो हम इसे यूं कह सकते हैं E इजिकल टू आई आर, या फिर I इजिकल टू, तो I इजिकल टू क्या हो जाएगा, I इजिकल टू हो जाएगा E बटे R, E बटे R। तो आपको ये ओम का नियम विद्युत अपघटनी विलयनों के लिए ध्यान में रखना है, I इजिकल टू E बटे R होगा। हमारा अगला टॉपिक है चालकत्व, जिसे चालकता भी कहा जाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसे कंडक्टिविटी बोलते हैं, तो C से दर्शाते हैं। तो याद रखना C इजिकल टू, आप एक व्यंजक याद रखो और उससे परिभाषित करना आसान हो जाएगा। यहां R प्रतिरोध होता है, C चालकत्व या चालकता होती है। तो फिर हम यूं बोलेंगे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। और चालकता का जो मात्रक है, याद रखना एग्जाम में पूछा भी गया है, चालकता का जो मात्रक है ओम इनवर्स होता है, ओम इनवर्स होता है। ओम इनवर्स को आप महो भी बोलते हो, ओम इनवर्स को हम महो भी कह सकते हैं। और अगर मैं एस आई मात्रक की बात करूं, एस आई मात्रक, तो एस आई मात्रक सीमेंस होता है, जो कि एक वैज्ञानिक के नाम पर है, सीमेंस खोजकर्ता के नाम पर सीमेंस होता है। इसका यानी आपके चालकता का या चालकत्व कहूं, इसका एस आई मात्रक सीमेंस होता है और सामान्य मात्रक ओम इनवर्स होता है। ओम इनवर्स को आप महो कह सकते हो और सूत्र बनता है C इजिकल टू 1/R। R यहां पर प्रतिरोध है, C चालकता है, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, एक ही बात है। तो याद रखना जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई L की तो समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैं अगर व्यंजक लिखूं तो R समानुपाती L बटे A। तो ध्यान देना कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक का प्रतिरोध R उस चालक की लंबाई L के तो समानुपाती होता है और उस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर इसे हल करें और बराबर का निशान हटाएं तो समानुपाती रो आ जाएगा, इसे रो बोलते हैं। और यहाँ L बटे A, रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। R तो बोलते हैं प्रतिरोध को, रो बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को, तो जिसे प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। अगर हमें रो बराबर निकालना पड़े तो रो बराबर अगर हम निकालें तो याद रखना RA बटे L हो जाएगा, RA बटे L हो जाएगा। और अगर मैं प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक की बात करूं तो मात्रक में ध्यान देना, इस R इसका होता है ओम और ये आपके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर और ये जो L है लंबाई ये मीटर हो जाएगा। तो एक मीटर से मीटर स्क्वायर वाला कैंसल, तो ओम इंटू मीटर बच जाएगा। तो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा ओम इंटू मीटर, किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का। या फिर अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं, ओम इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं। यदि लंबाई L बराबर 1 मीटर रखा जाए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है A इसके बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाए तो बताइए रो बराबर R होगा। तो उस कंडीशन में रो बराबर R होगा और रो बराबर R होगा तो मैं कहूंगा कि किसी चालक का प्रतिरोध यानी कब, मानक परिस्थितियों में, अर्थात कि जब 1 सेंटीमीटर लंबे चालक को और जिसका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। कि 1 सेंटीमीटर लंबा चालक जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो
तो उस स्थिति में उस चालक का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। हमारा अगला टॉपिक है विशिष्ट चालकता। तो याद रखना, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है और विशिष्ट चालकता को कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। इसे कप्पा कहा जाता है, याद रखना आप। के जैसा दिखता है, कप्पा बोलते हैं इसे। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है और विशिष्ट चालकता कप्पा इजिकल टू 1/ρ होता है। रो आप जानते हो विशिष्ट प्रतिरोध होता है और ये विशिष्ट चालकता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। ये सामान्य सी बात आपको ध्यान में रखनी है। परंतु एक बात हम पढ़ के आए हैं, वो ये कि रो इजिकल टू, हमने पढ़ा कि रो इजिकल टू होता है RA/L। रो इजिकल टू क्या होता है? RA/L, यानी R तो प्रतिरोध होता है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है और चालक की लंबाई L होती है। तो यदि हम रो का मान इस रो के स्थान पर रखें तो फिर कप्पा इजिकल टू 1/, और रो के स्थान पर आ जाएगा RA और ये ऊपर L हो जाएगा। तो फिर कप्पा इजिकल टू L/RA। कप्पा इजिकल टू क्या हो जाएगा? L/RA हो जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखना, हम एक बात पढ़ चुके हैं। यहां देखिए 1/R है, यहां क्या है? यहां 1/R है। तो आप जानते हो C इजिकल टू 1/R होता है, यानी चालकता है वो प्रतिरोध की व्युत्क्रम होती है या प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है। तो यहां 1/R तो है, 1/R है, 1/R है, तो हम यहां C लिख सकते हैं इस 1/R के स्थान पर। तो फिर चालकत्व C का मान रखने पर तो कप्पा इजिकल टू हो जाएगा C इंटू L/A, C इंटू L/A हो जाएगा। तो ये हमारा विशिष्ट चालकता का व्यंजक बन गया। विशिष्ट चालकता कप्पा इजिकल टू चालकत्व इंटू लंबाई बटे में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर मैं मात्रक की बात करूं, अगर मात्रक की हम बात करें तो देखें ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा। और यदि SI मात्रक की बात कर ले, SI मात्रक की हम बात करें तो SI मात्रक में सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स, सीमेंस और इंटू मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स ये इसका SI मात्रक होगा। और यदि हम यहां कंडीशन देखें, कंडीशन ये देखें कि L बराबर तो हम सेंटीमीटर रखें, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखें, तो बताइए कि कप्पा इजिकल टू C हो जाएगा। तो उस कंडीशन में कप्पा इजिकल टू C हो जाएगा। तो C क्या है? चालकता। C तो क्या है? चालकता या चालकत्व, और कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकता। तो फिर हम परिभाषित कर देंगे कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले 2 इलेक्ट्रोडों को यदि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो विलयन की चालकता ही उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन में और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले 2 इलेक्ट्रोडों को यदि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो उस विलयन की चालकता ही उसकी विशिष्ट चालकता कहलाएगी। तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो तुल्यांकी चालकता को याद रखना लैम्डा EQ से दर्शाते हैं, लैम्डा EQ से, EQ यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो EQ लगाते हैं लैम्डा के आगे। तो तुल्यांकी चालकता होती क्या है सुनिए, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य पदार्थ ले लीजिए आप। कितना? 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य पदार्थ ले लीजिए, सॉल्यूशन बना लीजिए और फिर उसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 इलेक्ट्रोड रख दीजिए उस सॉल्यूशन में जो आपने
1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य लेकर बनाया था, उस सॉल्यूशन में और 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 इलेक्ट्रोड रख दीजिए और उन रखे हुए इलेक्ट्रोडों पर जो आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता होगी, उन इलेक्ट्रोडों के ऊपर और उन आयनों के द्वारा जो उत्पन्न चालकता होगी, तो उसे हम तुल्यांक की चालकता कहेंगे। तो दोबारा फिर सुन लीजिए, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य पदार्थ को विलायक में घोल करके विलयन बना लीजिए। उस विलयन में और फिर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 इलेक्ट्रोड रख दीजिए और अब परिपथ को एडजस्ट कर दीजिए और उन इलेक्ट्रोडों पर अब विद्युत अपघट्य के जो आयन थे, उन आयनों द्वारा उन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उत्पन्न जो चालकता है, उस चालकता को तुल्यांकी चालकता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांकी चालकता लैम्डा EQ बराबर, याद रखना, सूत्र का निरूपण करें तो विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता को कप्पा से दर्शाते हैं। के जैसा कुछ मात्रक होता है, के जैसा कुछ प्रतीक होता है, कप्पा से लिखते हैं। फिर 1 ग्राम जो विद्युत अपघट्य विलयन है उसका आयतन ले लेंगे यहां पर गुणा 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन। तो लैम्डा EQ इक्वल टू विशिष्ट चालकता इंटू 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन हमेशा मिलीलीटर में होगा। और इसे लिखें तो विशिष्ट चालकता को कप्पा से दर्शाते हैं, इंटू गुणा कर देंगे और 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन जो मिलीलीटर में लेंगे तो याद रखना उसे V से दर्शाएंगे। आयतन को वॉल्यूम V से लिखते हैं तो ये लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू V बन जाएगा। परंतु यदि आपको विद्युत अपघट्य जो सॉल्यूशन है, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य वाला सॉल्यूशन अगर आपको लीटर में दे दिया जाए, लीटर में दे दिया जाए तो फिर इस आयतन को आप यहां मिलीलीटर में जो है उसे लीटर में कन्वर्ट कर दोगे और लीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो एक बात और याद रखना, एक संबंध होता है V इक्वल टू C। V इक्वल टू क्या होता है? C। आप याद रखना, मतलब कहने का अर्थ जब ये होता है तनुता, ये होती है सांद्रता। सांद्रता बढ़ाओगे तनुता घट जाएगी, तनुता बढ़ाओगे सांद्रता घट जाएगी। तनुता कहते हैं किसी सॉल्यूशन में पानी मिलाना, उसे तनु कर लेना। किसी सॉल्यूशन में अगर आप विलायक की मात्रा मिला देते हो तो मैं कहूंगा सॉल्यूशन की तनुता बढ़ गई, तो फिर सांद्रता कम हो गई। और जब सांद्रता बढ़ा दोगे, सांद्रता बढ़ाने का अर्थ है आप विलय पदार्थ को जो ऊपर से घोला है आपने, विलय पदार्थ की मात्रा आप अधिक कर देते हो और विलायक की मात्रा कुछ कम होती है। तो विलय पदार्थ की मात्रा जब अधिक होती है तो हम कहते हैं सांद्रता बढ़ गई। तो सांद्रता बढ़ेगी, तनुता घटेगी, तनुता घटेगी, सांद्रता बढ़ेगी। ये संबंध होता है। तो आयतन अगर लीटर में दे दिया जाए तो, होता तो मिलीलीटर में है यहां तो, लेकिन लीटर में दे दिया जाए तो फिर इसे आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप एक संबंध और याद रखोगे, वो होगा K इंटू 1000 बटा और C, क्योंकि यहां V बराबर 1/C होता है। तो V बराबर 1/C आ गया और यहां आयतन मिलीलीटर को हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। मिलीलीटर होता है, कहने का अर्थ मिलीलीटर होता है। अगर हमें लीटर में दे दिया जाए, लीटर में दे दिया जाए तो आप उसे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो ये इसका बन जाएगा व्यंजक। और अगर ये सांद्रता C यहां पर सांद्रता है, सांद्रता नार्मलता के रूप में दी हुई हो तो एक व्यंजक और बनता है, वो भी याद रखना, लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटे में n, n यानी नार्मलता। ये दो व्यंजक आपको याद रखने जो तुल्यांकी चालकता से संबंधित हैं। अब इनका मात्रक देखते हैं। तो सबसे पहले तुल्यांकी चालकता का मात्रक, ये कप्पा और ये नार्मलता। तुल्यांकी चालकता में कप्पा विशिष्ट चालकता और n नार्मलता। नार्मलता क्या है? सांद्रता का एक प्रकार है नार्मलता। तो अब इनका हम मात्रक लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स बटे में आ जाएगा ग्राम तुल्यांक और यहां हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, लीटर इनवर्स आएगा।
ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स नीचे, यानी ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स बटे में ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक होता है। और अगर एसआई मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक भी हमारे सिलेबस में शामिल है इनके, तो एसआई मात्रक में चालकता वगैरह आ रही है तो सीमेंस आएगा। तो पहले एसआई मात्रक की बात देखूं तो सीमेंस और इंटू मीटर स्क्वायर, सीमेंस इंटू मीटर स्क्वायर, और यहां आप कर देना तुल्यांक और इनवर्स, सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स इंटू तुल्यांक इनवर्स, सीमेंस इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, सीमेंस इंटू मीटर स्क्वायर इंटू तुल्यांक इनवर्स, ये इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है मोलर चालकता। तो याद रखना, किसी विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थ की जब मोल मात्रा घुली हुई हो, किसी विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थ की जब मोल मात्रा घुली हुई हो, तो उस समय उस विलयन में आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहा जाता है। जब किसी विलयन में किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की मोल मात्रा घुली हुई हो, तो उस स्थिति में विलयन में उपस्थित आयनों के द्वारा और उत्पन्न जो चालकता होती है उसे मोलर चालकता कहा जाता है। मोलर चालकता को लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, और मोलर चालकता में याद रखना कप्पा यानी विशिष्ट चालकता होती है तो इसे कप्पा से लिखते हैं, और 1000 बटे याद रखना मोल मात्रा, तो मोलर यानी मोल मात्रा आती है, तो यहां इस प्रकार से ये व्यंजक बन जाता है। मोलर चालकता है तो मोल मात्रा आती है सांद्रता के रूप में, तब 1000 बटे कैपिटल एम लिखते हैं। और मात्रक की बात करें तो इसका एसआई जो मात्रक होता है वो होता है सीमेंस इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, सीमेंस इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, इसका एसआई मात्रक होता है।